गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और आपके सामने पेश है ह्यूमन फिजियो का एक वो अलग सा एक दूसरा सा वन शॉट। इसके पहले मैंने ब्रीदिंग का बनाया हुआ है, अब मैं बना रहा हूँ किसका, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है इस चैप्टर में सबको, पता नहीं क्यों सबका गलत हो जा रहा है क्वेश्चन इसमें। तो देख लेते हैं इसको अच्छे से। और एनसीईआरटी इसका वो मैंने 1 घंटे का वन शॉट बनाया हुआ था नोट्स वाला, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही रिवाइज करने के लिए। लेकिन अब एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एक एक डायग्राम, एक एक वर्ड, एक एक लेटर, कुछ मिस नहीं होगा, कॉमा वगैरह कुछ नहीं। तो स्वागत है आपका गुरुकुल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हर एक चैप्टर का एकदम एक एक वर्ड का एक डिकोड कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी डिकोड कर रहे हैं बढ़िया से। तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बाय एडी सर। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, ब्लड पढ़ना है, लिम्फ पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी पाथवे मतलब वही डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ना है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर आदर्श ओझा। ओके, तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी के पहले पेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स have to be provided with nutrients। सारे लिविंग सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सारे लिविंग सेल्स को क्या चाहिए बाबू, सारे लिविंग सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कुछ अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन, एंजाइम ये सब चाहिए। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड have to be removed continuously for healthy functioning of tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cells, ठीक है। ये बाबू ऊपर की जो 5 लाइनें हैं ये डिफाइन कर रही है सर्कुलेटरी सिस्टम को। कह रहे हमारे जो बॉडी में सेल्स है उनको बाबू न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको गैसेस चाहिए, उनको कुछ हार्मोन्स चाहिए, और बाबू और नहीं तो वो लोग कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, जो वेस्ट रिलीज कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली बाहर भी करना है बॉडी से। तो ये सब जॉब कौन करवाता है, जो टू द सेल लेके जाता है, फ्रॉम द सेल लेके आता है, ये पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग जानवरों का अलग अलग अपना सिस्टम है। सिंपल ऑर्गेनिज्म, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, पहले हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। जो स्पॉन्जेस होते हैं और जो सिलेंट्रेट होते हैं, बेसिकली जो शुरू के दो एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है, फाइलम यानी पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा नाइडेरिया जो है, ये दोनों पानी में रहते हैं। और जब पानी में रहते हैं तो इनको ब्लड की आवश्यकता नहीं होती, पानी को ही ये अपनी बॉडी में, जैसे कि मान लो कोई भी यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ओस्टिया और ऑस्कुलम के बारे में, इनकी बॉडी ऐसे होती है। ये जो ओपनिंग है ओस्टिया, जो बाहर वाली ओपनिंग है ऑस्कुलम, इधर से पानी एंटर करता है, पानी जो है सारा काम करता है, जो ब्लड हमारे अंदर करता है फिर बाहर निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या, ठीक है ना, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म में पानी से होता है, एकदम ध्यान से समझना। स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इस पैरा से बनेगा। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो कुछ स्पेशल फ्लूइड्स का यूज करते हैं, चाहे वो खून हो चाहे हीमोलिम्फ हो, विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट टू सच मटेरियल। इन मटेरियल का, न्यूट्रिएंट्स का, ये जो गैसेस हैं इनका जो बाबू सबको ले जाना है, इनके लिए स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट तो सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनसे जो अपडेट वाले होंगे, एडवांस होंगे, उनके लिए स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism, including humans, for this purpose। तो सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ जो वो है ब्लड है। ठीक, another body fluid lymph। ब्लड के अलावा कौन सा बॉडी फ्लूइड है, लिम्फ है। also help in the transport of certain substances। ठीक है, in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph। लिम्फ का दूसरा नाम होता है टिश्यू फ्लूइड। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन भी हम देखेंगे सर्कुलेशन का। तो हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमन की बात करें बाबू, तो ह्यूमन में बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं। एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड के बारे में एक बात आप जान लें, जो कि पहला क्वेश्चन ही बनता है यही। तो बाबू वो बात ये है कि ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि बाबू सेल टू सेल चीजों को पहुंचा रहा है, तो सेल टू सेल को कनेक्ट कर रहा है। ब्लड ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे
प्लाज्मा क्या है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ब्लड दो चीज़ों से बना हुआ है, एक बाबू पानी वाला हिस्सा है, एक है बाबू उसका सॉलिड वाला हिस्सा। जो पानी वाला हिस्सा है, जो लिक्विड वाला हिस्सा है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो सॉलिड वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। एकदम ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा याद रखना 55% होता है ब्लड का, 55% ऑफ ब्लड, 55% ऑफ, यानी कि 100 ग्राम ब्लड ले लो तो उसमें 55 ग्राम क्या होगा? प्लाज्मा होगा। चलिए देखते हैं। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड, भूसा कलर का होता है। कैसा होता है? भूसा कलर का, एकदम पेल येलो। क्या होता है? पेल येलो, गाढ़ा पीला। ठीक। विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी मतलब पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 50% ऑफ द ब्लड, ब्लड का 55%। ठीक है। 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है। जो प्लाज्मा है उसका 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। ठीक है। तो जो प्लाज्मा है, मान लो प्लाज्मा तुमने निकाला तो प्लाज्मा का बाबू 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। 6 से 8% क्या होता है? वो होता है आपका, ये होता है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके बारे में बात करेंगे हम। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन, इसको हम याद करवाते हैं AGF। कौन GF? AGF। A फॉर एल्बुमिन, G फॉर ग्लोबुलिन और F मतलब फिब्रिनोजन। और इसका फंक्शन याद रखना है। 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसको। आर द मेजर प्रोटीन्स। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजन का काम क्या है बाबू? क्लॉटिंग करना, ब्लड को क्लॉट करवा देना। फिब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉट करवाना। मान लो आपको कट लग गया, कहीं कट गया है तो खून बह रहा है, कुछ देर बाद वो खून बहना रुक जाता है क्योंकि वहां पे फिब्रिनोजन बाबू उसको ब्लड को क्लॉट करवा दिया है। ग्लोबुलिन्स का काम क्या है? ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन्स से आपको मैं बताता हूँ, ग्लोबुलिन का मतलब, ग्लोबुलिन जैसे कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा IgG, IgM, IgD, IgA, ये सब चीजें। तो ये सब क्या हैं? IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। IG मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन कुछ मॉडिफाई होते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं, एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं उनको। तो इसीलिए ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? डिफेंस मैकेनिज्म। याद रखना, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी होता ही है ऑफ द बॉडी। एंड द एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में, यानी कि आयन और जो वाटर है, वाटर आयन के बैलेंस में काम में आता है। ये याद रखना इसको, ये उसके बैलेंस में काम में आता है। सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है। पिछली बार थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया था, पता नहीं कैसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सब सही चल रहा है। ओके। प्लाज्मा के पास कुछ और चीज़ें होती हैं। कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। याद रखना, एकदम क्वेश्चन बनेगा सब कुछ। सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट, तो अब वो फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है RBC, एरिथ्रोसाइट कहते हैं उसको। ठीक है। WBC, ल्यूकोसाइट कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट कहते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का 55% कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्लाज्मा। और 45 कौन करता है? फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें तीनों आते हैं, RBC, WBC और। तो एरिथ्रोसाइट हम पढ़ने वाले हैं बाबू, जिसका नाम है RBC। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है बाबू सेल। तो रेड सेल होते हैं तो एरिथ्रोसाइट कह दिया हमने। चलिए पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में जितने भी सेल हैं, चाहे वो WBC हो, चाहे RBC हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट हो, सबसे एबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन होता है? वो होता है बाबू RBC। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ RBC। अगर एक हेल्दी मैन की बात कर रहा है ना, फीमेल का डाटा नहीं दिया एनसीईआरटी में, थोड़ा कम होता है, आधा 1 मिलियन। मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से, याद रखना, 5 to 5.5 मिलियन, यानी कि 50 लाख से 55 लाख जो होता है RBC पर मिलीमीटर क्यूब। पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में होता है। मिलीमीटर क्यूब क्या होता है बाबू? ये वॉल्यूम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 ml। ठीक। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना होगा? 1/10 के आसपास होता होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 1/10 ml, छोटा सा एकदम बूंद। RBC आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। और इसका शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव समझाने के लिए मैंने बताया था, आप पेड़ा लीजिए, क्या लीजिए? पेड़ा को ऊपर से दबा दीजिए और नीचे से दबा दीजिए, तो जो शेप उभर के आएगा उसे बोलते हैं बाइकॉन्केव। हम आगे स्लाइड में दिखाने वाले हैं बाइकॉन्केव शेप। दे हैव अ रेड कलर्ड। तो आपको पता है खून रेड कलर होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक होता है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है बाबू? याद रखना इसको, हीमोग्लोबिन।
तो बाबू हीमो दो वर्ड से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और Fe+2 के फॉर्म में होता है, और ग्लोबिन क्या होता है बाबू, ये चेन होता है प्रोटीन का, पेप्टाइड का चेन होता है। और आपको पता है 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, याद करिए। थैलेसीमिया वगैरह हम पढ़ेंगे आप आगे चल के। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल्स हैज 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें लिखा होता है 12, 13, 11, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है। इसका मतलब है 100 ग्राम ब्लड में 12 से मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16 इतना होना चाहिए नॉर्मली, तब आपको कहा जाएगा आपका ब्लड नॉर्मल है। यानी कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम होना चाहिए क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले a significant role in transport of AC ऑन कर दे, नहीं तो फिर कमेंट आएगा सर आपको सांस क्यों फूलता है। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन है, आपको पता है एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो गैसेस को कैरी करने में ये हेल्प करता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 दिन। आरबीसी कितने दिन जिंदा रहते हैं, 20 दिन। आफ्टर विच उसके बाद जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसमें, स्प्लीन में। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलिए कुछ और बातें हम आपको बताने वाले हैं आरबीसी के बारे में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है लेकिन ध्यान से समझिएगा। पहली बात यह है कि कहाँ पैदा होता है, हीमो या एरिथ्रो, हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एकदम ध्यान से समझना, एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी का ही ये सब कहीं ना कहीं दिया। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना कहाँ कहाँ होता है, जब एम्ब्रियो स्टेज में बात करें, एम्ब्रियो में अर्लियर स्टेज में कहाँ होता है, ये होता है बाबू आपका यॉर्क सैक में। क्या होता है, यॉर्क सैक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती है ये। इसके बाद बात करें दूसरा, तो एम्ब्रियो या फीटस कह लें आप, फीटस जो लेटर स्टेज थोड़ा सा कुछ दिन बाद, 2-3 महीना बाद, लीवर, जब लीवर बन जाएगा 3 महीने बाद, लीवर से होता है। तीसरा होता है बाबू आफ्टर बर्थ। तो 2 जगह से होता है। पहला मेन जो होता है, मेन वो होता है बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। आफ्टर बर्थ की बात हो रही है यानी हम लोगों में। और दूसरा होता है स्प्लीन। तो बाबू याद रखो, स्प्लीन में बनता भी है आरबीसी और उसमें मरता भी है। अब मरता है इसलिए हम ग्रेवयार्ड कह दिए, उसको हम कब्रिस्तान कह दिए। स्प्लीन में भी बनता है, याद रखना। ठीक है, स्प्लीन में, बोन मैरो में। यहाँ देखिए बाई कॉनकेव शेप का, देखो ध्यान देखना, ये है पूरा, ये ऊपर थोड़ा पेड़ा वाला है, एक तरफ देखो ऐसे पेड़ा, तो पेड़ा बनाइए ऊपर से दबा दीजिए नीचे से, तो ये बाई कॉनकेव है। एक्चुअल मैंने एनिमेशन ऐड किया था लेकिन बाबू चल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ और मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा, तो ये एनिमेशन चलता तो और मजा आता। ठीक है ना, अगले बार से देखना, मैं इसमें ना स्लाइड में एनिमेशन बना के लाऊंगा। ठीक है, इसमें चिपका कर किसी भी तरह से चलेगा पक्का। थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा, काम कर रहा हूँ उस पर। चलिए देखिए आगे, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूको मतलब होता है बाबू क्या, लुकाया हुआ नहीं, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, साइड मतलब सेल्स। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास न्यूक्लियस होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 से 8000। तो वो आरबीसी कितना होता था, आरबीसी होता था 5 मिलियन 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये बहुत कम होता है, 6000 से 8000 ही होता है बस। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, यानी कि याद रखना इसको 12 से 20 दिन तक, कितना डेटा नहीं याद रखना, बस ऐसे ही। वो होता है 120 दिन जीता है, ये 12 से 20 दिन जीता है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। याद रखना कि जिस डब्ल्यूबीसी कुल मिला के 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के सेल्स होते हैं। उन सेल्स में अगर ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ना राइबोसोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो उनको हम बोल देंगे ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो बोल देंगे ए ग्रेनुलोसाइट। याद रखना आप लोग देखो, याद रखना कि MLA, क्या रखना, याद रखना MLA। M फॉर होता है मोनोसाइट, बोलो M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट। M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, A फॉर हो गया ए ग्रेनुलोसाइट। A फॉर क्या हो गया, ए ग्रेनुलोसाइट। याद रखना MLA। M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, A फॉर ए ग्रेनुलोसाइट। याद रखना M फॉर मोनोसाइट यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट में 2 लोग आ गए, M और L, MLA याद रखना। और बाकी जो 3 बचेंगे वो आ जाएंगे किसमें, वो आ जाएंगे देखो ग्रेनुलो में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, ग्रेनुलोसाइट में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, ये देखना न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों आ जाते हैं किसमें, ग्रेनुलो में। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो इसको हम दूसरा नाम देते हैं इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स। क्या बोलते हैं इसको, एसिडोफिल्स। और ये होते हैं बेसोफिल्स। तो एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स। तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट में आ गए। और वो MLA याद रखना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट किस में आ गए,
एक ग्रेनुलोसाइट में आ गए। ठीक, तो कुल मिला के 5 तरह के सेल्स होते हैं, यानी कौन कौन? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सबका फंक्शन देख लेते हैं। ठीक 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 ठीक। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक है? ध्यान देखना, छोटा ट्रिक है। कैसे याद करना है कौन कितना परसेंट है? देखो आप याद रखो NLM-EB। क्या याद रखना है? बोलो NLM-EB। NLM पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। NLM-EB, NLM-EB। ठीक है, NLM क्या? EB, NLM-EB। N फॉर न्यूट्रोफिल्स, L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर इसिनोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स। यस। अब देखो याद नहीं करना, परसेंटेज बिल्कुल याद नहीं करना आपको। हमेशा जब भी पूछेगा मैक्सिमम टेबल में पूछता है, तो उसके लिए क्या करना है? देखो जो N होता है ना वो 60 से 65% होता है, जो L होता है वो 20 से 25% होता है, जो M होता है वो होता है 6 से 8%, जो बाबू E होता है वो होता है 2 से 3%, और जो बाबू B होता है ना वो होता है 0.5 से 1%। तो मुझे याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो इतना एग्जैक्टली याद नहीं था। तो बाबू कभी भी आएगा, क्या कभी भी आएगा तो टेबल में आएगा, तो ये आएगा सबसे ज़्यादा, ये दिख रहा है टेबल में, तो यानी कि N होगा। तो आपको याद रखना NLM-EB, आप ऐसे मार्क सकते हो इसको अपने आप। ठीक, तीनों का फंक्शन देख ले, तीनों का। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ पूरा कितना परसेंट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फिर भी। NCERT का एक ही भी वर्ड नहीं मिस करना है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं 60 से 65% ऑफ द टोटल WBC, एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, सबसे कम होते हैं 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना N के बाद क्या आता है? N के पहले क्या आता है? M और N। M और N बोलो, M और N। ठीक, M और N यानी कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। M और N एक साथ है ना, M और N ये दोनों फैगोसिटिक होते हैं, यानी कि दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। फैगोसिटिक मतलब होता है इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। बाहर से आने वाले कोई भी कीटाणु हो चाहे कुछ भी हो, सबको खा जाएंगे। इनगल्फ फॉरेन सेल्स विथ डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेसोफिल्स सीक्रेट करता है 3, याद रखो। बेसोफिल 3 चीजें सीक्रेट करता है। एक बाबू क्या? एक बाबू आपको करता है हिपैरिन। क्या करता है? हिपैरिन। और एक करता है क्या? एक करता है सेरोटोनिन। क्या करता है? सेरोटोनिन। और एक क्या होता है? हिस्टामिन। याद रखना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, ये 3 तरह के केमिकल सीक्रेट करता है कौन? बेसोफिल्स। बाबू हिस्टामिन होता है वैसोडाइलेटर। याद रखना, हिस्टामिन क्या होता है? वैसोडाइलेटर, यानी कि जो वेसल्स है ना जिसमें ब्लड बह रहा है तो उसको डायलेट कर देगा थोड़ा सा, तो अब ब्लड थोड़ा धीरे बहने लगेगा, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको ब्लड प्रेशर को लो कर देगा कौन? हिस्टामिन, वैसोडाइलेटर। सेरोटोनिन ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि अगर ब्लड बहुत धीरे धीरे बह रहा है, आपको तेज बहाना है तो इसको रिलीज करेगा बॉडी, और तुरंत ये ऐसे थोड़ा पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ल्यूमेन को नैरो कर देगा और ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। तो याद रखना, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो सेरोटोनिन रिलीज होगा, और ब्लड प्रेशर हाई है तो लो करने के लिए हिस्टामिन रिलीज होगा। तो हिस्टामिन क्या हुआ? वैसोडाइलेटर, और वो सेरोटोनिन क्या हुआ? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और तीसरा हिपैरिन एंटी ब्लड कोगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देता है। तो 3 तरह की चीजें हैं ये, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, और ये तीनों इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना, इसिनोफिल्स 2 से 3% होते हैं। रेजिस्ट, इसिनोफिल का दूसरा नाम बताया मैंने, एसिडोफिल्स। ठीक, रेसिस्ट इन्फेक्शन को रोकता है, एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ, याद रखना, एलर्जिक रिएक्शन। यही से नाम पड़ा IgE। ई फॉर इसिनोफिल्स, ई फॉर एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आगे पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट 20 से 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप, बी एंड टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दोनों ही बाबू जिम्मेदार होते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्यों? देखो, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरोसाइट्स, जो कि एक स्पेशल सेल है किसमें? बोन मैरो में। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है मेगाकैरोसाइट। क्या होता है स्पेशल सेल? मेगाकैरोसाइट। और मेगाकैरोसाइट जब टूटता है वही टूट करके उसके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं क्या? वही बनाते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड नॉर्मली अगर हम बात करें इसके, तो नॉर्मली ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख, याद रखना 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting. तो प्लेटलेट बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो क्लॉटिंग ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, लेकिन प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट करवाएगा। देखेंगे कैसे। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई, यानी
कि अगर प्लेटलेट में कोई दिक्कत आ गई ना, अगर प्लेटलेट की नंबर कम हो गया आपकी बॉडी में तो क्या होगा, अगर थोड़ा भी कट गया आपको तो आपका खून बहुत ज़्यादा बहेगा और इसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर और एक्सेस लॉस होगा ब्लड का। बस सिंपल सी बात है, एकदम ध्यान समझना चीज़ों को, ये चीज़ के करके। ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, आरबीसी है कोई दिक्कत नहीं, प्लेटलेट से एकदम रट लो, एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। एसिडोफिल ऐसे रखना, एसिड बेस न्यूट्रल एकदम ऐसे रखना एनसीईआरटी, इसीलिए याद रखना एसिड, इसलिए मैंने नोट्स में भी लिखवाया है एसिड बेस न्यूट्रल, एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं। तो बाबू एसिड, बाबू ई से ईयरफोन याद रखना, देखो ये हेडफोन की तरह ना ईयरफोन, तो ईयरफोन बना हुआ है तो ईसोनोफिल्स, एकदम ध्यान से प्यार से मोहब्बत से, अगर ईयरफोन बनाए तो क्या बोलेंगे, ईसोनोफिल्स बोलेंगे। इसके बाद देखो ईयरफोन जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है तो लास्ट और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, ठीक, यहाँ पे बीच में आ गया बेसोफिल्स। अब इसे रखना होगा आपको, ये मोनोसाइट है, ठीक है, तो उल्टा यम बना हुआ है एक तरह से, देखें मोनोसाइट है, ये आपका टी लिम्फोसाइट है, ये क्या है, बी लिम्फोसाइट, ठीक, याद रखना। टी लिम्फोसाइट को मैंने याद किया था, देखो टी लिम्फोसाइट ज्यादा भरा हुआ है रेड कलर का, तो हम कहेंगे कि टी लिम्फोसाइट ज्यादा भरा है, बी लिम्फोसाइट ज्यादा नहीं भरा है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट हम बताते हैं 4 फंक्शन होता है, हेल्पर होता है, सप्रेसर होता है, किलर होता है और मेमोरी भी होता है, तो 4 फंक्शन, ज्यादा फंक्शन तो भरा हुआ होता है, ऐसे याद कर सकते हैं चीजों को। अब आता है ब्लड ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, अच्छा लग रहा है सबको लेक्चर, कोई दिक्कत, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एक एक वर्ड, एक एक वर्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज नहीं बैठने ज़्यादा रहेगा, आंखों पे आपके जोर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं। बाबू हमारे ब्लड में हमें देखा जाए तो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा होता है, 4 ब्लड ग्रुप, कौन कौन सा, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, 4 ब्लड ग्रुप है, इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, एबीओ ग्रुपिंग। तो ये पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ABO grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigen, जिसे हम केमिकल कहते हैं, जो इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पांस। सबसे समझ लीजिए, बहुत दिक्कत होती है एंटीजन क्या होता है। बाबू एंटीजन वो ना, एंटीजन कुछ भी, चाहे आपके बॉडी के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, जो आपके एंटीबॉडी, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूर करते हैं एंटीबॉडी को बनाने के लिए, उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन वो ऐसे केमिकल से सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को मजबूर कर दे एंटीबॉडी बनाने के लिए, चाहे वो बाहर का हो एंटीजन चाहे अंदर का हो, उसे एंटीजन हम कहते हैं, याद रखना। तो वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडी। हम बात करें तो जो प्लाज्मा, याद है कि आरबीसी, देखो ये आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है तो हम कहेंगे ए ब्लड ग्रुप हुआ, क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप। अगर इस पे एंटीजन बी है तो हम बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप हुआ। अगर बोलेंगे एंटीजन दोनों है, ए भी है बी भी है, तो बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो हम बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप हुआ। तो सरफेस एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है इस पे डिपेंड करता है। तो कि पूछेगा कि एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है तो कहेंगे सरफेस ऑफ आरबीसी। कोई पूछेगा एंटीबॉडी कहां होता है प्रेजेंट, तो प्लाज्मा में। एकदम क्वेश्चन जो बोल रहा हूं ना, मिस मत करना, तेज से सुनना, 2 के स्पीड में सुनना, लेकिन सुनना जरूर। प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और बाबू जो आपके जो सरफेस जो है आरबीसी है उसके ऊपर होता है कौन, एंटीजेंस होते हैं, ठीक। तो कह रहा है एंटीबॉडी क्या है, वो प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं एंटीजन को मारने के लिए उसके रिस्पांस में, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज इन 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, ठीक है, एबीओ गिवन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है जब ब्लड मतलब चढ़ता है एक दूसरे को, ठीक। और किसी भी ब्लड को हम यूज नहीं कर सकते हैं। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ ए रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। क्लम्पिंग क्या होता है, जैसे कि एक किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको बी वाले को चढ़ा दिए तो ब्लड क्लम्प कर जाएगा। क्लम्पिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट जाएगी, खत्म, कहानी, मर जाओगे, ठीक। तो इसीलिए डोनर की कॉम्पैटिबिलिटी चेक होती है। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना बाबू। अगर ध्यान से देखिए जो बोल रहा हूं, ब्लड ग्रुप ए है तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो एंटीजन भी ए होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। जैसे एंटी बी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंटीबॉडी क्या होगी, बी। और अगर बाबू ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अगर ए बी है तो एंटीजन दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है यानी कि कोई एंटीजन नहीं है, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई एंटीजन नहीं। मैंने कहा जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप दोनों, यानी कि ए बी कह दिए, याद रखना। और अगर जीरो कोई एंटीजन नहीं है तो जीरो बोल दिए ओ ब्लड ग्रुप। तो अगर एंटीजन कोई नहीं है, अब याद रखना एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर एंटीजन ए बी है
तो एंटीबॉडी क्या होगी, दोनों ही एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं तो इसको किल कर देगी ना। जो एंटीजन होता है उसका अपोजिट एंटीबॉडी होती है, नहीं तो किल नहीं कर देगी इसको, एंटीबॉडी काम अपने ही एंटीजन को मार देगी तो गड़बड़ा जाएगा। तो ए बी है तो ना ए होगा ना बी होगा, ना तो इसको किल कर देगी। हाँ, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी, कौन सा ए और बी, ठीक है। डोनर ग्रुप, अब ध्यान देखो, डोनर अगर बाबू कोई ए है, ध्यान देखना, अगर ए ब्लड ग्रुप किसी के पास है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। तो ये किसको ब्लड दे सकता है, जिसके पास एंटीबॉडी ए ना हो। देखो ध्यान देखना, सबसे पहले यहीं पे एकदम ध्यान से, अगर कोई कोई ब्लड ग्रुप ए है, इसके पास एंटीजन क्या है बताओ, एंटीजन क्या है इसके पास, ए है, ठीक। इसके पास एंटीबॉडी क्या है, एकदम ध्यान से देखना, एंटीबॉडी क्या है इसके पास, बी है। तो हम कहें कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सेम नहीं है, तो ठीक है, चल रहा है सब कुछ। एंटीजन ए, यानी कि हम कहें जो ए ब्लड ग्रुप है वो उसको ब्लड देगा जिसके पास एंटीबॉडी ए ना हो। तो इसके पास एंटीबॉडी है, हाँ, इसको नहीं देगा। इसके पास एंटीबॉडी ए है, हाँ, इसको नहीं देगा। तो ये दो लोग को, एक सेकेंड, एंटीजन है ना, हाँ, एंटीबॉडी, यहाँ पे देखो इसके पास एंटीबॉडी बी है, हाँ, इसके, अच्छा, एंटीबॉडी ए खोजना है। देखो कहने का मतलब क्या है कि एंटीजन, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो एंटीजन ए है ना, तो इसलिए ये खोजेगा कि जिसके पास एंटीबॉडी ए ना हो उसी को ब्लड देंगे। अब इसके पास एंटीबॉडी क्या है, ए है, नहीं है, तो इसको ब्लड देगा। इसके पास एंटीबॉडी ए है, इसको ब्लड नहीं देगा। इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको ब्लड देगा। इसके पास भी एंटीबॉडी है तो इसको ब्लड नहीं देगा। तो हम कहेंगे ए वाला किसको ब्लड दे सकता है बाबू, इस वाले को, जिसके पास एंटीबॉडी बी है, यानी कि कौन सा है, ए को। यानी कि ए वाला किसको दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, और ए वाला किसको, ए बी को दे सकता है। उसी तरह से बी वाला किसको दे देगा, बी को दे देगा और ए बी को। ए बी वाला सिर्फ किसको देगा, ए बी को। और ओ वाला किसको देगा, सबको दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और बाबू जो ए बी है वो सबसे ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है वो सबसे ले सकता है, और जिसके पास एंटीजन नहीं है वो सबको दे सकता है। बस ये चेक करना होगा आपको कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो ये लिखा है कि ब्लड ग्रुप ए जो है उसको ए वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, बी वाले को बी वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, ए बी वाले को डोनर ग्रुप, देखो ए बी वाले कौन दे सकता है, ए बी वाले को ए बी, एक सेकेंड, ए बी ब्लड ग्रुप, हाँ ठीक है, ए बी वाले को सब लोग दे सकते हैं। देखो ए बी दे सकता है, अच्छा ए बी है ना, ए बी वाले को ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ध्यान देखना, इसलिए रेसिपिएंट कहते हैं ना, टोटल कोई भी इसको दे सकता है, ठीक। अब देखो ओ वाला कहाँ गया, हाँ, ओ वाले को सिर्फ कौन देगा, ओ वाले को सिर्फ कौन देगा, देखो ध्यान से, वो क्या है, डोनर है, सबको दे सकता है, लेकिन उसको सिर्फ ओ वाला ही देगा ना। चलो अब देखो, फ्रॉम द एबव mentioned table it is evident that group O blood can be donated to person with any blood group, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ओ हम किसी को दे सकते हैं। एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। पर्सन्स विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप, किसी से भी ले सकता है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया ए बी वाला। अब हम बात करते हैं ना, इन नेगेटिव और पॉजिटिव में लगता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब क्यों लगता है। तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग क्या है, ध्यान देखना, आर एच ग्रुपिंग क्या है, आर एच ग्रुपिंग क्या है देख लेते हैं। आर एच ग्रुपिंग, अनदर एंटीजन, एक और एंटीजन होता है जिसे हम बोलते हैं आर एच एंटीजन, जो प्रेजेंट होता है आरबीसी पे, सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी। तो सबसे पहले देखा गया कि रेसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था इसको, इसीलिए नाम पड़ गया इसका आर एच फैक्टर, रेसस मंकी में था। is also observed on the surface of RBC of majority, nearly 80% of humans, 80% जो ह्यूमन होते हैं वर्ल्ड में, 80% ह्यूमन जो वर्ल्ड है बाबू, उसमें RH फैक्टर होता है, RH एंटीजन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव। यानी कि 80% जो ब्लड है, यानी कि 80% जो लोग हैं वो ब्लड उनका पॉजिटिव है, और वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, और 20% का क्या है, नेगेटिव है। इंडिया में थोड़ा डेटा अलग है, इंडिया में 97% लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, और 3% लोग वर्ल्ड क्या है बाबू, नेगेटिव है। देख लेते हैं, ठीक, कह रहा है सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, के पास ये है आर एच पॉजिटिव कहते हैं, एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, जो एंटीजन एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं आर एच नेगेटिव, ठीक है। एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाले को मिला देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पास चला गया, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो नेगेटिव के पास आर एच है नहीं,
जैसे नेगेटिव वाला ब्लड है उसको पॉजिटिव में डाल दिया तुम, तो नेगेटिव है यानी कि उसके पास RH एंटीजन नहीं है, और जहाँ पे गया उसके पास RH एंटीजन है, कहेगा अच्छा इसके पास RH एंटीजन है, अब इसको मारने के लिए हम एंटीबॉडी बनाएंगे, तो बना लेगा एंटीबॉडी। इसीलिए कहते हैं नहीं मैच कराना चाहिए, क्लम्पिंग हो जाएगा। तो लिखा है RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। और स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी मिस मैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। कह रहा है कि हम ए को ए वाले का ब्लड ए को देते हैं, बी वाले को बी को देते हैं, ठीक है सही है, लेकिन उससे एक और चीज मैच कराना होता है, पॉजिटिव को देना है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को देना है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गया तो दिक्कत होगी। यानी कि जो नेगेटिव है उसके पास एंटीजन है नहीं RH एंटीजन, पॉजिटिव वाले के पास है, जैसे ही मिक्स होगा कहेगा अच्छा इसके पास एक और एंटीजन है, उसके लिए मैं बना दूंगा एंटीबॉडी, उसको मार देगा, क्लम्पिंग कर देगा। इसको बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या मिसमैचिंग। और ऐसा केस एग्जांपल दिया हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या दिया हुआ है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या है ये देखो ध्यान से, अगर जो मदर है वो प्रेग्नेंट है, अगर क्या है मदर है तो प्रेग्नेंट कह दिया, मदर प्रेग्नेंट है, फीमेल प्रेग्नेंट है, और उसका ब्लड क्या है एकदम इकलौता, मतलब इकलौता ये यूनिक कॉम्बिनेशन, अगर मदर RH नेगेटिव है और अगर फीटस पॉजिटिव है, फीटस पॉजिटिव मतलब फादर पॉजिटिव होगा तभी ना आएगा ये, अगर फीटस क्या है पॉजिटिव, तो क्या होता है ध्यान समझ ले, फिर पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अगर बाबू फीटस पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी 9 महीने तक मान लो है वो सेपरेट रहते हैं दोनों, लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन प्लेसेंटा टूटेगा, मिक्स होगा ब्लड, और जब मिक्स ब्लड होगा तो मदर का ब्लड जो है वो नेगेटिव था, तो जब बच्चे का ब्लड उसमें मिक्स होगा तो मदर का बॉडी सोचेगी कि अच्छा ये तो यार इसके पास एक एंटीजन था, हम तो सांप पाल रहे थे भाई 9 महीने से, यानी कि हमको पता ही नहीं था कि एंटीजन हमारे बीच में रह रहा है, उसको मारना होगा, और उसके लिए वो बना देगा एंटीबॉडी, और जब एंटीबॉडी बनाएगा तब तक बच्चा बाय बाय बोल के निकल जाएगा। तो पहली प्रेगनेंसी में, पहले जेस्टेशन में, पहले पार्चुलेशन में, पहला जो होल प्रेगनेंसी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा भी सेफ, माँ भी सेफ। जब दूसरी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हुई, दूसरी 1-2 साल बाद, तो उसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि जो एंटीबॉडी है, पता है ना मेमोरी सेल्स होते हैं, हम मेमोराइज रखते हैं पहला इन्फेक्शन, एंटीबॉडी बनी हुई है, जैसे ही दूसरा बच्चा वही पॉजिटिव जैसे आया, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस करके उनको किल कर देगा, मार देगा मतलब वो तो लास्ट होता है मारना, लेकिन और भी कुछ जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ये सब चीजें कॉज करा सकता है। इस केस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रो मतलब हो गया आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब टूटना, फीटालिस मतलब फीटस का, तो फीटस का आरबीसी को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एंटीबॉडीज। क्या है देखते हैं, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेट। पहली प्रेगनेंसी के दौरान मिल नहीं रहे हैं, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, लेकिन पहली प्रेगनेंसी के अंत में, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन दोनों का एक पॉसिबिलिटी है, दोनों का ब्लड मिक्स होगा। अब क्या होगा, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो मदर की जो बॉडी होगी वो RH के लिए, एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाने लगेगी। इन केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगली नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, तो फीटस के ब्लड में लीक होगा और डिस्ट्रॉय कर देगा फीटस के आरबीसी को। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। तो जॉन्डिस कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है, या तो फैटल भी हो सकता है, फीटस को मार सकता है, ठीक है ना, फैटल हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, कैसे, एडमिनिस्ट्रिंग लगाना, इंजेक्शन लगाना एंटी-RH, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रिंग क्या, एंटी-RH एंटीबॉडी, एंटी-RH एंटीबॉडी। हाँ सर, हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या कोई बात, ठीक ठीक ठीक। एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो मदर जो है, अगर जो नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो मदर जो है बाबू ध्यान सुनिएगा इस बात को, जो मदर है पहली डिलीवरी हुई, तो जब पहले ही डिलीवरी हो गई ना, उसके बाद तुरंत ना विदिन 24 आवर्स, मतलब तुरंत इमीडिएटली लिखा एनसीईआरटी, एक इंजेक्शन लगवा दीजिए। उस इंजेक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वो होता है बाबू एंटी-RH एंटीबॉडी, यानी कि जो RH एंटीबॉडी बनी उसका भी एंटी, यानी उसको मार देगा, खत्म कर देगा। तो अब दूसरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट में क्या नाम से आता है, रोगम इंजेक्शन आता है। चलिए ठीक है, अब आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ध्यान से देखना, यू नो दैट when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a
लॉन्ग टाइम, तो आप देखेंगे कि आपका जो घाव है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद भर जाता है। कुछ दिन बाद क्या मतलब कह रहा है, सीधी सी बात यह है कि जब आपको चोट लगती है तो खून बहता है, कुछ देर बाद रुक जाता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो व्हाई? क्यों? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। तो कोई भी इंजरी आपको चोट लगा है तो उसके लिए बाबू एक मैकेनिज्म चलता है, इसको बोलते हैं कोगुलेशन। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से ज्यादा ब्लड ना बह जाए इसके लिए मैकेनिज्म होता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। ठीक है, तो गाली लग रहा है। डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ ए कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए समझते हैं क्या होता है ये सब। ठीक है, अगली स्लाइड में एक सुंदर सा रिप्रेजेंटेशन होगा। चलिए देखिए बाबू, इसे हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कैस्केड प्रोसेस क्या है बाबू? अगर कोई एक स्टेप पिछले वाले स्टेप पे डिपेंड करता है, ऐसे एक सीरीज ऑफ मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं क्या बाबू? कैस्केड प्रोसेस। क्या होता है ध्यान देखना बाबू, जो कहीं आप जा रहे हो, चोट लग गया, उस चोट लगे इंजर्ड टिश्यू में वहां से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एक्सो एंडो, इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल हो जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स भी डिसइंटीग्रेट होते हैं और रिलीज करते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ बाबू। थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये मिलेगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ। किसके साथ? कैल्शियम के साथ मिलेगा, और कुछ प्रोटीन के साथ मिलता है, तो हमारे इंसाइड में प्रोटीन नहीं लिखा, कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ मिल करके जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज के पास। ये कुंभकर्ण है जो सो रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज के साथ। तो थ्रोम्बोकाइनेज को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज को स्टिमुलेट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? जो ब्लड में प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन, उसको कन्वर्ट करा देगा थ्रोम्बिन में। याद रखना, प्रो लिखा है यानी कि क्या होगा? इनएक्टिव। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करा देगा थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करेगा? कहेगा हमको जगाए हो, तब हम जाएंगे फिब्रिनोजेन के पास और फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? फिब्रिन में। ध्यान देखना, एकदम पूरा कैस्केड प्रोसेस है, एक दूसरे पे सारे डिपेंड है। ध्यान देखो फिर से क्या हुआ बाबू? इंजर्ड टिश्यू से निकला क्या? बोलो थ्रोम्बोप्लास्टिन। बोले यस। ब्लड प्लेटलेट से निकला क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। बोले यस। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिले? कैल्शियम आयन के साथ। किसके पास गए? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर दिए। थ्रोम्बोकाइनेज बदले में किसको जगा दिया? प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि इनएक्टिव था। क्या था? उसको क्या बना दिया? एक्टिव बना दिया। और थ्रोम्बिन किसके पास गया? फिब्रिनोजेन। जेन लगा, मैंने कहा किसी के पास जेन लगा हो, प्रो लगा हो, ये इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होता था? लिक्विड होता था। क्या होता था? लिक्विड होता था। लिक्विड प्रोटीन है बाबू। इस थ्रोम्बिन ने क्या किया? ये भी कैटलिस्ट है, ये भी कैटलिस्ट काम कर रहा है। थ्रोम्बिन इसको कन्वर्ट कर फिब्रिन। फिब्रिन मतलब फाइबर, सॉलिड यानी कि अब सॉलिड बन गया। और ये फाइबर जो है ना, जा करके जहाँ चोट लगी वहीं पे बुन जाएंगे, जैसे स्वेटर बुना जाता है, और इसे बोलते हैं हम क्लॉट। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉट बोलेंगे, कोगुलम बोलेंगे, या फिर ब्राउन रेड हम स्कम बोलेंगे। इसका कलर होता है ना ब्राउन रेड स्कम। तो ये हो गया बस सिंपल सा, एकदम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा, सुंदर सा, मस्त सा। चलिए, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, उल्टा लिखा है थोड़ा सा, मतलब पीछे से लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। लिखा है इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स। जो फिब्रिन्स, जो फिब्रिनोजेन था वो कन्वर्ट हुआ फिब्रिन्स में, वो एक्चुअल में क्या है? वो क्लॉट है। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसमें हम डेड या डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट है WBC RBC, उनको हम ट्रैप कर लेते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन। तो जो फिब्रिनोजेन है वही कन्वर्ट होकर क्या बना है? फाइब्रिन बना है। द प्लाज्मा, ठीक है ना, बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। और ये कौन सा एंजाइम जिसको कन्वर्ट कर रहा है? थ्रोम्बिन। तो फिब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हुआ था? थ्रोम्बिन में। और इसको कौन हेल्प किया था? थ्रोम्बोकाइनेज। देखो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए मैंने चार्ट बनाया, उसको एकदम याद रखना, हमेशा खुश रहोगे। थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मैंने पूरा एनिमेशन डाला था कि किस तरह से होता है, नहीं हो पाया, अगली बार पक्का होगा। चलिए नेक्स्ट, कैस्केड प्रोसेस हो गया है। अब आता है लिम्फ। क्या आता है बाबू? लिम्फ। ध्यान से देखना लिम्फ क्या है। देखो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। लिम्फ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही खाते रहो तुम लोग, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट तक हार नहीं मानना है, जो भी नंबर आ रहा है टेस्ट में। तो क्या कहना है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।
हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम हो नारायण, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ठीक है, सब सौंप दो भगवान को, सब मजा आएगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, क्या कहना है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम हो नारायण, हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम हो नारायण, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सिंपल। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। रोना क्यों है? ठीक, कुछ लोग एग्जाम के पहले पहचानते नहीं है, अगर तुम बगल से गुजरो तो देखेंगे भी नहीं। क्यों? प्रेशर, एग्जाम प्रेशर है सर, आप क्या समझे? हाँ, मैं तो कभी एग्जाम ही नहीं दिया हूँ। चलो देखो बाबू, ये कैपिलरी है, कैपिलरी में ब्लड जा रहा है। सेकेंड, एक सेकेंड सांस ले थोड़ा। पानी नहीं देते हैं सब, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा टीचर बनूंगा, तब पानी देंगे सब। कहाँ गया भैया OTP? हाँ, देखो बाबू, एकदम ध्यान देखना, हम आपको समझाने वाले हैं कि क्या होता है लिम्फ, क्या होता है टिश्यू फ्लूइड, ये सब क्या चीज़ें हैं। बस 2 मिनट में समझ में आएगा, और पक्का है मतलब बहुत अच्छे से मस्त एकदम समझ में आएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। देखो बाबू, ब्लड में कई सारी चीज़ें होती है, WBC होती है, प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन, RBC, प्लेटेड, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ब्लड बाबू ये कैपिलरी है, यहाँ पे सेल्स हैं, ध्यान देखना। यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं सेल्स हैं सब, ये सब क्या है, सेल्स। एकदम ध्यान देखो, सेल है, टिश्यू है, कह सकते हो सेल है, टिश्यू है, इन सबको पहुंचाना है, इन सबको पहुंचाना है न्यूट्रिएंट्स, गैस, ये सब। तो बाबू अब ध्यान से देखना, ये बाबू ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाबू ब्लड पूरी तरह बाहर नहीं आता है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी से चीज़ें सीप आउट करती हैं, सीप आउट करती हैं, ध्यान देखना, सीप आउट यानी कि डिफ्यूजन के ग्रेडियंट बेस पे बाहर आती हैं। जो बाहर आता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है बाबू, उसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के पास आया। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, ध्यान देखना, क्या क्या बाहर नहीं आता है, लार्जर प्रोटीन्स नहीं बाहर आ पाएंगे, वहीं में रह जाएंगे, RBC नहीं बाहर आएगा, और प्लेटलेट नहीं बाहर आएगा, बाकी सब कुछ बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, WBC बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे। WBC क्यों बाहर आएगा? लड़ना है भाई उसको, सेल्स हैं, गंदे हो सकते हैं सेल्स। ठीक है, गैसेस बाहर आ जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाएंगे, इन सब को मिला के हम बोल रहे हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड। क्या बोले, ध्यान देखना एकदम। तो बाबू टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड जिसे हम अभी लिम्फ कहेंगे, तो लिम्फ को हम कहते हैं क्या, लिम्फ फिजिकल टू ब्लड, लिम्फ फिजिकल टू ब्लड माइनस 3 चीज हटा दो उसमें से लार्जर प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाएगा, लार्जर प्रोटीन बाहर नहीं आएगा, एकदम ध्यान से, प्लस RBC बड़ा हो बाहर नहीं आ पाएगा, प्लस प्लेटलेट्स बाहर नहीं आएंगे। ये तीनों रह जाएंगे कहाँ पे, ये तीनों कैपिलरीज में रह जाएंगे। जो बाहर फ्लूइड आया उसका नाम है टिश्यू फ्लूइड, उसमें क्या होगा, WBC होगा, स्मॉल प्रोटीन होंगे, गैस होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, ये सब होंगे, ये सब चीजें सेल्स के पास जाएंगी, सेल्स के पास, और अब सेल्स उसे यूटिलाइज करेगा, सेल्स यूटिलाइज करके इनको गंदा कर देगा। जो टिश्यू फ्लूइड आया है इसके पास एक्सक्रीटरी मटेरियल CO2 सब आ जाएगा। तो बाबू अब इसको वापस परमिशन नहीं मिलेगा कैपिलरी में जाने का, तो इसके लिए नेचर ने व्यवस्था किया है ये लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। इसे अब अगर इसमें घुस गया, इसको बोलते हैं लिम्फ। ये थोड़ा सा अंतर होता है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड साफ होता है, लिम्फ गंदा होता है। अब ये फिर जाएगा, लिम्फ वेसल्स कई सारे होते हैं, और ये जो वेसल्स है ना, जा करके मेजर वेन्स, वेन्स क्यों, क्योंकि जो वेन्स होते हैं, वेन्स वो गंदे होते हैं, गंदे ब्लड को ले जाते हैं, तो वेन्स में जाएगा, फिर से साफ होकर के फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, ये रहते हैं लिम्फ। बाबू ये लिम्फ है, ये होता है लिम्फ। बाबू एकदम सिंपल सा, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये लिखा है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells tissues, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. तो larger proteins और most of the formed element in the blood vessels, this fluid releases out is called the interstitial fluid और tissue fluid। जो बाबू कैपिलरी से बाहर आ गया ना, उसको बोल रहे हैं टिश्यू फ्लूइड, या तो बोल रहे हैं क्या उसको, या तो हम बोल रहे हैं उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है,
एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो याद रखो सेल और ब्लड के बीच का जो कनेक्शन है बाबू, सेल और ब्लड के जो बीच का कनेक्शन है वो है टिश्यू फ्लूइड, यानी कि टिश्यू एक्चुअल में जो टिश्यू फ्लूइड है वही सेल्स को न्यूट्रिशन दे रहा है ब्लड से बाहर निकल के। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major vein। तो अब ये जब गंदा हो गया, इसके पास CO2 आ गया, इसके पास एक्सक्रीटिव मटेरियल्स आ गए सेल के द्वारा, तो अब ये वापस कैपिलरी में नहीं जाएगा। इसके लिए व्यवस्था किया गया है, क्या व्यवस्था है वो, लिम्फेटिक वेसल्स, और उसे जाके वेन्स में ड्रॉप कर देगा। ठीक, वेन्स में इसको ड्रॉप कर देगा, याद रखना इसको। ठीक, वेन्स में इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। The fluid present in the lymphatic system is called the lymph। अब देखो इसीलिए इसको कह रहा है, जो lymphatic system में फ्लूइड है उसको lymph कहते हैं, याद रखना। शायद पहली बार जान रहे हो कि lymph और टिश्यू फ्लूइड में अंतर क्या है। ठीक, lymph इज ए कलरलेस, lymph क्या है बाबू, एक कलरलेस लिक्विड फ्लूइड है। ठीक है, इसमें आरबीसी है नहीं, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, इसके पास कुछ लिम्फोसाइट्स हैं स्पेशलाइज्ड, मतलब सिर्फ इसी के लिए है वो, यानी कि WBC, विच आर WBC नहीं, ल्यूकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट मतलब WBC के सेल्स होते हैं जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं बॉडी के। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, लिम्फ भी कैरी करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एक्सेट्रा। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई। क्या मतलब है, स्किप मत करना इस लाइन को। लैक्टियल्स का मतलब होता है लिम्फेटिक वेसल। चलो समझते हैं क्या लाइन कह रहा है। ये लाइन ये कह रहा है, देखो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, क्या होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें विलाइज होते हैं, आप जानते होंगे विलाई होते हैं, ताकि जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो विलाइज के अंदर होते हैं लैक्टियल्स, क्या होते हैं, विलाइज के अंदर क्या होते हैं बाबू, लैक्टियल्स होते हैं। विलाइज के अंदर क्या होते हैं, देखो लैक्टियल्स, या तो लिम्फेटिक वेसल्स के लैक्टियल्स कह रहे हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टियल कहते हैं। तो ये जो लैक्टियल्स होते हैं ना, ये जो लैक्टियल्स होते हैं सब याद रखना। तो जो फैट होता है, फैट तो विलाई के रास्ते लैक्टियल्स में ही, यानी लिम्फ में ही, वो याद रखना फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स में होता है, लिम्फ में होता है, जो विलाई इंटेस्टाइन के विलाई में होते हैं। बस ये कह रहा है, सिंपल सी बात है। अब आता है सर्कुलेटरी पाथवे। देखो अब तक हम पढ़े, ब्लड पढ़ लिया, लिम्फ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ना इनका सर्कुलेशन कैसे होता है। अब तक हमने फ्लूइड पढ़ा है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये नाम है ना। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया, अब सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि आधा चैप्टर हो गया हमारा। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। जो सर्कुलेटरी पैटर्न है वो दो तरह का हो सकता है, चाहे ओपन या तो क्लोज। अगर बाबू अगर वेसल्स हैं तो क्लोज्ड, अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो हम बोलेंगे ओपन। ठीक है, यही है ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड एंड मोलस्का। याद रखना, ऑर्थोपोड और मोलस्का का दो एक फीचर है, क्या, open, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavity called sinuses। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि लैकुना होते हैं, साइनस होते हैं, ओपन हिमोसील्स होते हैं, कैविटी होती है जिसमें ब्लड जाता है, हार्ट से सीधा वहीं जाता है, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। एनालिड्स एंड कोर्डेटा, अगर एनालिड्स की बात करें और कोर्डेटा में जितने भी आते हैं सब हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले याद रखना, कोई एकदम अच्छे से याद रखना एग्जांपल को, इसे यहीं से याद करना। एनिमल किंगडम में यही याद रखो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो एग्जांपल हैं, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ऐसा, हाँ चलो ठीक है याद कर लेना। और क्लोज वाला क्या एग्जांपल, एनालिड्स और कोर्डेट्स। ठीक है, which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels। ठीक है, तो अगर क्लोज है, क्लोज ब्लड सिस्टम है, तो हम कहेंगे ब्लड वेसल्स होते हैं। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। कह रहा है ओपन ज्यादा अच्छा है कि क्लोज, तो कहेंगे क्लोज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ब्लड जो है एकदम एक एक सेल को पहुंचाया जा रहा है और वो एफिशिएंट मेथड है, ज्यादा उसमें वेस्ट नहीं होगा ब्लड। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ध्यान देखो, जितने भी बाबू जितने भी वर्टिब्रेट्स है, कोई बिना किसी डाउट के, बिना एक्सेप्शन के, सबके पास क्या होता है, हार्ट होता है। फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट। अगर फिश की बात करें तो उनके पास कितने चैम्बर हार्ट, दो चैम्बर हार्ट होते हैं, विथ एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। उनके पास दो चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, अगर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल का है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास तीन चैम्बर हार्ट होते हैं, विद टू एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल, वेयरएज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स possess four chambered heart with two atria and two ventricles. In fish, the heart pump out deoxygenated blood। चलो अब हम तीनों पढ़ते हैं कि फिश में क्या होता है, देखो ध्यान से। ठीक, चलो एकदम अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से। फिश वाले को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। फिश वाले को क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। तीनों देख लेते हैं, डबल तो पढ़ना है, सिंगल देख लो, और जो इनकम्प्लीट डबल है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, फिश के पास गिल्स होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान देना, गिल्स होता है।
गिल्स से ब्लड पास करता होगा तो ये कैसा ब्लड हो जाता होगा, ऑक्सीजनेटेड एकदम। गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजनेट कर दिया, उसके बाद कहाँ जाता होगा ब्लड, बॉडी में जाता होगा। किस में जाता होगा, बॉडी में। फिर बॉडी से कहाँ जाता है ब्लड, हार्ट में जाता है। कहाँ जाता है, हार्ट में। हार्ट में कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हार्ट से कहाँ गया ब्लड, गिल्स में। तो सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट में सिर्फ एक बार ब्लड जा रहा है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट में जाता है, ऐसे हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं, याद रखना। तो सिंगल सर्कुलेशन, गिल से बॉडी, बॉडी से हार्ट, गिल से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट, फिर गिल्स। तो एक ही बार हार्ट में जा रहा है तो बोल रहे हैं इसको सिंगल सर्कुलेशन, याद रखना। तो अब जो हार्ट होता है इसका, इसमें एक एट्रिया होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, दो ही होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। आ जाइए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जो कि 3 चैम्बर हार्ट वाले होते हैं, 3 चैम्बर। तो 3 चैम्बर में 2 एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। और ये देखने को मिलेगा किसमें, एक वेंट्रिकल, एक इसमें देखने को मिलेगा एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखना क्या होता है। ध्यान से देखना, देखो बाबू, ये बाबू कोई भी अगर आपका एम्फीबियन है और रेप्टाइल है, ठीक है, तो उनके पास 3 मेथड होते हैं। गिल्स भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है। इन तीनों से ऑक्सीजन लेकर के जो ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड गया, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ पे आया, और पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स जो होता है। यहाँ पे ब्लड मिक्स हो गया, यहाँ पे मिक्स हुआ, तो मिक्स ब्लड हुआ इसमें। फिर जब वेंट्रिकल्स, यानी कि जो दोनों लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्टैक्ट किए तो इसमें वेंट्रिकल्स में आ गया। फिर अब यहाँ से गया मिक्स ब्लड, कहाँ पे, पूरी बॉडी में, और कहाँ गया, गिल्स में। ये होता है। तो बाबू यहाँ पे हार्ट में ब्लड मिक्स हो जा रहा है, इसीलिए इनकम्प्लीट कह रहे हैं। तो डबल सर्कुलेशन है, 2 बार हार्ट, देखो, एक बार लंग से आ रहा है हार्ट में, एक बार बॉडी से हार्ट में आ रहा है, तो इसे बोल रहे हैं हम डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनकम्प्लीट है बिकॉज मिक्स हो जा रहा है। तो ऐसे होता है, एकदम ध्यान से देखना, अच्छे से बना लेना, समझ लेना, जिसको जो पहली बार देख रहा हो। ठीक ठीक, चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। देखिए 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। हाँ, इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखा आपने, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन, लेफ्ट जो लेफ्ट एट्रियम था देखा हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, 3 मेथड हो सकते हैं। एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, देखा हमने एकदम अच्छे से, फिर से देख लो जाके। हाउएवर दे गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से मिक्स हो गए, विच पंप आउट मिक्स ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना, ये हो गया, देखा आपने। ठीक, in birds and mammals oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same side. The ventricles pumped it out without any mixing up, तो मिक्स नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं इसको हम डबल कंप्लीट सर्कुलेशन। बस खत्म खत्म खत्म। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन जो हमारा है बाबू, इसका मुद्दा एकदम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं।
कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसके पास, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, एक हार्ट होता है, और नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसमें ब्लड होता है। तीन मिला के बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। हार्ट की बात कर लें, पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हार्ट पढ़ेंगे। चलो हार्ट पढ़ लें। हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, हार्ट क्या होता है, मेसोडर्मली, यानी कि एम्ब्रियो के मेसोडर्म से ये बना हुआ है, बीच वाले लेयर से बना हुआ है। इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में हमारा सिचुएटेड है, इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स में, और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ टिल्ट होता है, ऐसे ऐसे, इसलिए जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी, यानी कि जो इंसान कितना ही बड़ा हो कितना छोटा हो अपना मुट्ठी बंद करे इतना ही बड़ा उसका हार्ट होता है। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मुझे देखा तो लंग्स में होते हैं क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन, हार्ट में होता है पेरिकार्डियम। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, हार्ट में हमारे कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 2 स्मॉलर हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। तो हमारे जो हार्ट है उसके 2 चैम्बर ऊपर है, 2 नीचे, ऊपर वाले छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया, नीचे वाले बड़े होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। A thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and left atria, whereas a thick walled और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो कह रहा है जो 2 एट्रिया को अलग करता है वो बाबू क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टम माने दीवार, ठीक है ना, और वो थिन होता है क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वेंट्रिकल में जो बाबू होता है, 2 वेंट्रिकल को जो बाबू अलग करता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और थिक होता है क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा होता है। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। चलिए अभी हम दिखाते हैं अच्छे से। इसके बाद द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल जो डिवाइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाबू क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये किसके बने होते हैं, फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, जिसे हम वॉल्व कहते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वॉल्व, जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प 3 मसल के टुकड़े से बना हुआ है। वेयरएज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व गॉट द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट साइड। अभी समझा देते हैं सब अच्छे से, देखो ध्यान से देखो बाबू। देखो एकदम ध्यान से, ये आपका हार्ट है, ऊपर के 2 एट्रिया छोटे हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल क्या है, बड़े हैं। इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने लेफ्ट एट्रियम, इसको बोला हमने, इसको हमने क्या बोला, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोला राइट एट्रियम, इसको बोला राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो ऐसे खड़ा हो जाओ, तो जो हार्ट होगा हमारा इधर राइट साइड है, इधर क्या है लेफ्ट साइड, तो ऐसा बोल रहे हैं इसलिए हम लोग। अब देखो लेफ्ट, अभी देखो ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो जो देखो ये जो वॉल है ना, एकदम ध्यान से देखना, 2 एट्रिया के बीच में जो वॉल है इसे बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोल रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इसका बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एकदम ध्यान से। और अब ये वाला वॉल, ये जो वॉल है देखो ध्यान से, ये दोनों के लिए सेम होगा, तो इसे एट्रिया और वेंट्रिकल को ये अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर। कह रहा है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है, 2 कस्प है इसमें, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं बाबू बाइकस्पिड वॉल्व। तो याद रखना, बाएं, लेफ्ट मैंने बाएं साइड में है तो बाइकस्पिड बोलते हैं। 2 कस्प होते हैं, मसल के 2 टुकड़े होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, या इसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं, मिट्रल वॉल्व बाबू। तो राइट साइड में 3 होते हैं, तो इसे बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, याद रखना इसे, बस ये। चलो तो अब देखिए आर्टरी को हम दिखा दें क्या है, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा देखिए बाबू। एक बात आप जनरलाइज कर लीजिए कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी होती है अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड ले जाती है, कहाँ, अवे फ्रॉम हार्ट, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एकदम ध्यान से देख लेना। और जो वेन्स होते हैं क्या होते हैं, वेन्स टुवर्ड हार्ट ब्लड ले जाते, कोई एक्सेप्शन नहीं है।
पल्मोनरी वगैरह कुछ एक्सेप्शन नहीं है, सब एकदम सही है। देख लो ये हमेशा काम करेगा कि आर्टरी जो होगा वो अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड जाएगा, जो वेन से टुवर्ड हार्ट जाएगा, ठीक है, चाहे पल्मोनरी हो चाहे नॉर्मल वाला हो। एकदम केस एकदम सिंपल है, एकदम सिमिलर है, एकदम जान से ध्यान समझिएगा। तो ये लिख लीजिएगा, लिख लिया होगा, मिटा दे रहे हैं, वही लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने हार्ट जो मैंने बनाया हुआ है देख लो, देख लो फटाक से, ठीक है। देखिए बाबू लंग्स से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये लाता कौन है, ये लाता है बाबू, मैंने कहा टुवर्ड द हार्ट आ रहा है, ब्लड इधर आ रहा है टुवर्ड द हार्ट, यानी पक्का वेन होगा, ठीक है। अभी बताते हैं कौन सा वेन, अवे फ्रॉम हार्ट, ये पक्का आर्टरी होगी, एकदम ध्यान से ऐसे देखना, ठीक। फिर ये बॉडी से टुवर्ड हार्ट, यानी पक्का ये क्या होगा, वेन होगा। और फिर हार्ट से टुवर्ड बॉडी, यानी हम कह दिए क्या, बॉडी वही लंग्स, कह दिए हम क्या, इसको पक्का आर्टरी होगा। अब देखिए नामकरण कर देते हैं, ध्यान देखना, जितने भी आर्टरी होते हैं मोस्टली 99.9% जितने आर्टरी हैं उनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, और जितने भी वेन्स होते हैं उनका काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, बस। लेकिन एक याद रखिए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, विद द हेल्प ऑफ कौन सा वेन, पल्मोनरी वेन। एकमात्र ऐसा वेन है जो बाबू ले आ रहा है ब्लड को, कैसा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पे देखो ये आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे क्या होता है बाबू, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकास्पिड वाल्व। फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड गया कहाँ पे, पूरे टिश्यू में, कौन ले गया, इसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरी। और ये कई आर्टरी होती है, निकली होती है आयोटा से, किससे निकली होती है, आयोटा से कई आर्टरी निकलती हैं। आयोटा क्या होता है, जिससे कई आर्टरी निकलती हैं, ध्यान देखना। ये हो गया ब्लड गया टिश्यू में, टिश्यू से जो ब्लड निकला वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सी ब्लड को ले जाने वाला कौन होता है, वेन्स। तो ये जो होंगे इन्हें बोलते हैं हम सिस्टमिक वेन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक वेन बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं, सिस्टमिक वेन या वेना कावा बोलते हैं, मेन वेन बोलते हैं, ध्यान देखना। अब देखो राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये कहाँ ले गया, राइट एट्रियम में, यहाँ से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर गंदा ब्लड साफ होने जाएगा लंग्स के पास, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। एकमात्र ऐसी आर्टरी जो कैसी ब्लड कैरी करती है बाबू, डीऑक्सीजनेटेड। ये हो गया, याद रखेंगे इसको, ठीक। ये देख लीजिए हार्ट, ये हार्ट देख लीजिए आप लोग, चल रहा है हार्ट, देख लो अच्छे से समझ लो इसको बाबू। ये हार्ट है, ये चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको, ये बाबू देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से दिखा रहा हूं, देखिए ये आपका है, ये आपका है राइट, ये आपका है राइट एट्रियम। क्या है ये, राइट एट्रियम, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका बाबू इधर की तरफ है, अंदर की तरफ गया होगा। ये है बाबू आपका लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या था, राइट एट्रियम, ध्यान देखना। ये जो है ये आपका है राइट वेंट्रिकल। क्या है ये, राइट वेंट्रिकल, विजुलाइज कर लो जो आज तक नहीं जानते होंगे। और ये बाबू आपका क्या है, ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ध्यान से, अभी आप लोग हम दिखाए थे कि लेफ्ट, ध्यान देखना, लेफ्ट एट्रियम में कौन आता है, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में कौन आता है, देखो तो लेफ्ट एट्रियम से क्या, पल्मोनरी वेन निकली है। यहाँ पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड आती है। कैसी ब्लड आती है बाबू, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। हो गया पल्मोनरी वेन। अब आपने देखा था कि जो राइट एट्रियम था वहां पे वेना केवा जा रहा था। कौन जा रहा था, वेना केवा। देखो तो वेना केवा यानी कि जो वेन्स होते हैं, वो कहाँ जाके खुल रहे हैं, कहाँ जाके खुल रहे हैं बाबू, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, यहाँ से राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाबू निकल के कहाँ जाता है, लंग्स में। तो ये क्या होगा पक्का, ये होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगा ये, पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देखना पल्मोनरी आर्टरी, एकदम ध्यान से ध्यान देखना, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, सब एक साथ दिखाया गया है। ये मत समझना कि यहीं से निकला हुआ है, ठीक है, पीछे से निकला हुआ है ऐसे, ठीक। पुरकिंजी फाइबर्स है, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। कॉर्डी टेंडिनी क्या होते हैं बाबू, जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स, उनको जो खोलता बंद करता है उसे बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडिनी बोलते हैं, जो वॉल्स को खोलते बंद करते हैं, ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी होते हैं। ये बंडल ऑफ हिस, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पे है बंडल ऑफ हिस, यहाँ से निकले हुए हैं क्या, पुरकिंजी फाइबर्स निकले हुए हैं पूरा, ठीक। साइन मेटेरियल नोड्स वगैरह, एसए नोड यहाँ पे है, ये है एवी नोड। क्या है ये, एसए नोड, एवी नोड। चलिए समझाते हैं इसको हम, चलिए आगे देखिए। ये हो गया था, ठीक है, ये पूरा हो गया था। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा नहीं हुआ था, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा,
द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल्व फाउंड बाय 3 मसल्स ऑफ फ्लेक्स, हो गया ट्राइकस्पिड हो गया। बाइकस्पिड कहाँ है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी, तो देखो ध्यान से, राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है विद द हेल्प ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आयोटा में खुल रहा है विद द हेल्प ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द, यानी कि जो वॉल्व होते हैं एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कर देते हैं, और लिखा होगा प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, पीछे नहीं आने देते ब्लड को। कहाँ नहीं देते, पीछे। तो याद रखना, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होता है, ध्यान देखिएगा। ये जो मैंने हार्ट बनाया था, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है क्या निकल रहा है, नॉर्मल जो आर्टरी होती है जिसको हम सिस्टमिक आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे वॉल्व होता है सेमी ल्यूनर कहते हैं। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है बाबू क्या, यहाँ से वेंस निकलते हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं, बोलो, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड, सीधे ब्लड में, वहाँ जाता है लंग्स में। तो यहाँ से निकल रहा होगा क्या, यहाँ से निकल रहा होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्र आकार का होता है सेमी ल्यूनर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, पूरा हार्ट किससे बना हुआ है, पूरा हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है। ठीक, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, the walls of ventricles, ध्यान देखना, मच थिकर, बहुत मोटे होते हैं, ऑफ द एट्रिया, ठीक है, देन द एट्रिया, एट्रिया से ज्यादा मोटे होते हैं वेंट्रिकल्स के वॉल। द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, हार्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, देखा आपने, ये जो आपका बाबू हार्ट होता है उसके राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे एसए नोड होता है, और राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में होता है एवी नोड होता है। ठीक है, अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसको हम एवी नोड कहते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, अब देखो यहां से बंडल निकलता है, ये बंडल है, इसे हम बोलते हैं एवी बंडल, या ये बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, देखेंगे अभी। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, जिसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, कंटिन्यू फ्रॉम द एवीएन यानी एवी नोड व्हिच पासेस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। ये भी एक बाबू एनिमेशन ही था जो फोटो रैप बन के रह गया है। ठीक है, हम सब फोटो बन के रह जाएंगे एक दिन, चलिए ध्यान से, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए देखो बाबू, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। ध्यान से देखना, ध्यान देखना बाबू, यहाँ पे होता है एसए नोड राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम पे राइट अपर कॉर्नर पे होता है ये। हेलो, वीडियो बना रहा हूँ अभी, ठीक है। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे होता है एसए नोड, एसए नोड, और राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है एवी नोड। क्या होता है, एवी नोड, इसे याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है ये आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पे एक बंडल होता है, ये बंडल होता है, और यहाँ से बंडल से निकलते हैं, जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू का नीचे वाला जो फाइबर्स होते हैं और ऊपर बंडल होता है, तो इस बंडल को हम बोलते हैं एवी बंडल। क्या बोलते हैं, एवी बंडल बोलते हैं। और ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। एकदम ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ठीक। अब क्या होता है बाबू, सबसे पहले क्या होता है, एसए नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर, पेस मतलब रेस, रेस मतलब कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले ये एसए नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसकी वजह से दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, एसए नोड। एसए नोड की इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई किसके पास, एवी नोड के पास। एवी नोड और एसए नोड दोनों मिलके, एवी नोड भी किया, एसए नोड ने किया ही था, दोनों मिलके इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए किसके पास, यहाँ पे एवी बंडल के पास। एवी बंडल से ये सारा जो पुरकिंजे फाइबर्स है, इनके थ्रू वेंट्रिकल्स बड़ा है, तो वेंट्रिकल्स के वॉल में घुसे होते हैं कौन, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब गए, और अब कौन, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है, एवी नोड, और ये सब मिल करके, और एसए नोड अकेले किसका करवा रहा है बाबू, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसे हम बोलते हैं नोडल पाथवे। जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, पहले एसए नोड, क्वेश्चन बना था ये अभी रिसेंटली, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से देखो एवी बंडल। अब ध्यान देखना,
एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज कह दो। देखो यहाँ से 2 बंडल और निकलते हैं, ठीक है, इसमें से निकलते हैं पुरकिंजी फाइबर ऐसे, तो हम कहते हैं इसके बाद कहेंगे राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। उसके बाद निकलता है क्या लास्ट में, पुरकिंजी फाइबर, क्या बोलते हैं। तो ये बाबू क्या है, ये है आपका इंटरनोडल पाथवे, जो नोडल टिश्यू का बना हुआ है। नोडल टिश्यू क्या है, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है, जो बाबू उसके पास ऑटो एक्साइटेबिलिटी की क्षमता है। एसए नोड को हम कहते हैं इट इज अ पेसमेकर। क्यों, क्योंकि बाबू यही है जो शुरू कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू कर रहा है, और यही मेंटेन रिदम को मेंटेन कर रहा है कि एक मिनट में 72 बार हमको धड़कना है, 72 बार इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है, इसीलिए इसको हम पेसमेकर कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखने वाला कहते हैं। ठीक, देख लिया आपने। आगे देखें अब, तो वही कह रहा है, ध्यान से देखो, फिर से हम बता दे रहे हैं, कह रहा है कि ऊपर एसए नोड होता है, ठीक है ना, उसके बाद नीचे क्या होता है, एवी नोड होता है, क्या होता है नीचे, एवी नोड। उसके बाद क्या होता है, बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, थ्रू विच द, फिर टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली वेंट टू राइट एंड लेफ्ट बंडल, तो ये राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। आगे देखिए, दीज ब्रांचेस गिव्स राइज टू, उसके बाद माइन्यूट फाइबर जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पुरकिंजी फाइबर्स हो गया। द नोडल मस्कुलेचर, यहां से एक लाइन पढ़ते हैं, ऊपर चुके थे इतना। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना किसी बाहर के मैसेज के वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ माइन्यूट वेरी एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, ठीक है ना। ये डिफरेंट जो जैसे एसए नोड का अलग होता है, एवी नोड का अलग होता है, कितनी बार धड़केंगे। द एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो होता है कौन, वो होता है बाबू एसए नोड। कितना, 70 से 75 पर मिनट, 70 से 75 बार इलेक्ट्रिसिटी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग, इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है रिदम को, इसीलिए हम बोलते हैं इसको पेसमेकर। क्या बोलते हैं, पेसमेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज कितना, एवरेज माने तो 72, एवरेज कितना, 72 बार धड़कता है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे स्लो टफ लगने वाला एक बाबू टॉपिक, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल, जबकि टफ बिल्कुल नहीं है, इसको हम आसान बनाने वाले हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, सारी एसी का रिपेयर कराना पड़ेगा, कोई चलो नहीं रहेगा। चलिए, कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है बाबू, एक बार हार्ट से निकल के पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, फिर वापस आ जाता है, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। ध्यान देखिएगा, समझते हैं चीजों को। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकंड, सब देखेंगे ध्यान से। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। सबसे पहले सारे चारों चैम्बर रिलैक्स में है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल, एकदम ध्यान से। As the tricuspid and bicuspid valves are open, ज्वाइंट डायस्टोल है तो उस समय दोनों ही बीच वाले जो वॉल्व है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों खुले हुए हैं। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। तो क्या दोनों वाल्व खुले हुए हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, और इधर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, और अपने एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं। ठीक, द सेमील्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल है, चारों रिलैक्स स्टेट में है, खून भर रहा है, पहले एट्रिया में फिर वेंट्रिकुलर में, लेकिन इस दौरान भर इसलिए रहा क्योंकि सेमील्यूनर वॉल दोनों क्लोज है। ठीक, अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, एसए नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल। तो पहला था ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा है आपका, पहला क्या था, ज्वाइंट डायस्टोल, ये दूसरा क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एसए नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, दोनों एट्रिया में करंट दौड़ा और दोनों ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। दिस इंक्रीज द ब्लड ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%, यानी कि जो ब्लड जा रहा था एट्रिया से वेंट्रिकुलर में, वो उसका फ्लो और तेज हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, और तेजी से 30% उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, 30% स्पीड उसका और बढ़ गया। ठीक है ना, याद रखना उसको। The action potential is conducted through the ventricular side by the AV node, AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscle to contract, ventricular systole। तीसरा क्या हो गया, जब एट्रिया सिस्टोल हुआ एसए नोड के द्वारा, अब इलेक्ट्रिसिटी AV नोड, AV बंडल और बंडल ऑफ हिस के पास पहुंची, और वहां से हर एक वेंट्रिकुलर के वॉल में पहुंच गई, जिसकी वजह से हो गया बाबू क्या, दूसरा, जिसको कहते हैं तीसरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकुलर
सिस्टोल हुआ होगा उसी समय एट्रिया जो है डायस्टोल हुआ, दोनों कोइंसाइड कर गए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो जब बाबू वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किए तो बाबू जब ब्लड ऊपर जाना चाहा वेंट्रिकल में तो दोनों जो है वॉल्व बंद हो गए, इसीलिए कह रहे हैं दोनों वॉल्व बंद हो गए, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड ऊपर जाना चाह रहे थे, जहां जहां छेद रहेगा वहां जाना चाहेंगे। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, और ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो सेमी ल्यूनर वॉल्व खुल गए और वहां से पल्मोनरी आर्टरी में राइट साइड और आयोटा लेफ्ट साइड में ओपन हो गए, वहां से जो सेमी ल्यूनर वॉल्व थे, अलाउ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स, और इस वेसल्स में चले गए ब्लड। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल, और उनका प्रेशर कम हो गया, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल्व भी क्या हो जाएंगे, अब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड, अब जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन होगा तुरंत ऊपर से सेमी ल्यूनर ऊपर जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है फिर से खुल जाएंगे, फिर से बाबू क्या होगा, फिर से ब्लड उसमें गिरने लगेंगे और फिर से बाबू वंस अगेन डायस्टोल सब आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ फिर से समझते हैं इस बात को, ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से प्यार से समझिएगा इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो बाबू क्या हो रहा है, ध्यान देखना। सबसे पहले तो ध्यान से चारों चैम्बर क्या हैं, चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में बोल रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल, क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ध्यान से चारों चैम्बर ज्वाइंट डायस्टोल, चारों चैम्बर रिलैक्स हैं, तो क्या खुला हुआ है, ओपन कौन है बाबू, बाइकस्पिड और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, और क्लोज कौन है, क्लोज कौन है, सेमी ल्यूनर, क्लोज कौन है, सेमी ल्यूनर क्लोज है। फिर क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हो गए, एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कि एसए नोड ने क्रिएट किया कुछ, एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल्स में बढ़ गए तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और एक इससे जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो एट्रिया जो दोनों वो फिर से रिलैक्स हो गए, बोल गए एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ठीक। अब देखो हुआ क्या, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गए तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ब्लड चारों ओर भागना चाहते हैं, तो जब ब्लड ऊपर जाना चाहा तो दोनों जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों बंद हो गए, और द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जब पहला ये वॉल्व बंद होता है तो एक आवाज आती है लब, तो लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और वो भी अटेम्प्टेड फ्लो, यानी कि जब वेंट्रिकुलर से ब्लड जाना चाह रहा है ऊपर तब, ठीक। अब और प्रेशर बढ़ा तो वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे सिस्टमिक आर्टरी में, और राइट वेंट्रिकल से किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, दोनों में ब्लड गया, और ब्लड जब गया तो पूरा वेंट्रिकल खाली हो गया, वेंट्रिकल खाली तो वेंट्रिकल में प्रेशर लो तो वापस फिर आना चाह रहे हैं यहीं पे ब्लड, क्योंकि यहाँ प्रेशर लो है, ब्लड वेसल्स में प्रेशर हाई है, तो अब जाके सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो गए, और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होंगे आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो हम कहेंगे क्या हो गया, अब जो हो गया क्या, अब जो है वो दूसरा साउंड प्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सॉरी उसको बोलते हैं डब, क्या बोलते हैं, डब। पहले साउंड को लब जो कि क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड की वजह से हुआ, और दूसरा डब जो कि क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर की वजह से हुआ, ठीक। और ये साइकिल फिर चलती रहेगी बार बार, चलिए ध्यान से देखिए, वही कह रहा है, साइकिल बार बार क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक, रिपीटेड, ये साइकिल क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी जब तक कोई डेथ नहीं हो जाए किसी का। तो अब क्या हुआ, दिस सीक्वेंस इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड, इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, एंड इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 मिनट पर मिनट, दैट मेक कार्डियक साइकिल्स, दैट मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म्ड पर मिनट, ठीक है ना, मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म्ड पर मिनट, ठीक है। पेपर छोटा है ना सबका, आप कॉल करेंगे सब डाउट बता दीजिए। फ्रॉम दिस इट कुड बी डेड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, इससे ये पता चलता है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0.8। कैसे, देखो ध्यान से बाबू, एक मिनट में 60 सेकंड में 72 हार्ट बीट मतलब उतना कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट, तो हम कह दिए 72 कार्डियक साइकिल 60 सेकंड में, ठीक। तो एक कार्डियक साइकिल कितना, तो कह देंगे 60/72 72, तो कितना आ गया, लगभग 0.8 सेकंड आ गया, इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। यानी कि एक बार ब्लड को हमारी बॉडी में, फिर बॉडी से वापस आने में जितना समय लगता है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं, वो होता है 0.8 सेकंड। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml, कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना, 70 ml ब्लड। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, या तो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है बीट वॉल्यूम, समरी में क्या लिखा हुआ है, बीट वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम या तो बीट वॉल्यूम,
ठीक है ना। याद रखना बीट वॉल्यूम कहाँ लिखा हुआ है, समरी में लिखा हुआ है, भूलेंगे नहीं। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सिमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट ऑफ द बीट पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। चलिए समझा देते हैं इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बाबू। एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप कर रहा है, कितना, 70 ml। इसी को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम या तो बीट वॉल्यूम, ठीक है, समझ गए। अब देखो एक मिनट में एक वेंट्रिकल, एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना, 5 लीटर के आसपास। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कैसे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कर दो। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट कितना होता है एक मिनट में, 72, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 कर दो गुणा, तो लगभग कितना आ जाएगा, 5000 ml, यानी कि हम कहें 5 लीटर वॉल्यूम। तो ये 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है, और ये कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम से चेंज हो सकता है % to %, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक। देयरफॉर ध्यान देखना, एवरेज कितना होता है 500 ml ऑफ द 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर, चेंज कर सकता है द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। जो एथलीट होता है बहुत काम करता है, बहुत तेज दौड़ेगा, तो उसको खून और तेज से पास होगा, क्योंकि हर सेल को उसको न्यूट्रिशन और चाहिए, तो और तेज दौड़ेगा तो खून और तेज जाएगा। तो कार्डियक साइकिल समझ लो ना, एक ही मिनट में हो सकता है कि 100 बार खून जा रहा हो, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा उसका। During each cardiac cycle, two prominent sound, एकदम अच्छे से 2 साउंड मिलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड विद इन विच कैन बी इजिली हार्ड स्टेथोस्कोप। हमारे सिलेबस में है नहीं, लोग पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं स्टेथोस्कोप। बस इतना जानो कि हार्ट के साउंड को सुनने में काम में आता है, इससे आप पता कर सकते हैं नॉर्मल साउंड आ रहा है तो ठीक है सब कुछ, यानी कि एबनॉर्मल कुछ गलत आ रहा है तो हम कहेंगे कुछ दिक्कत है। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, whereas the second heart sound is associated with the closure of the semilunar valve। देखा आपने, these sounds are of clinical diagnostic significance, यानी कि इस साउंड से हम पता लगा सकते हैं हार्ट आपका सही है कि नहीं। अब जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईसीजी। ईसीजी के 2 फुल फॉर्म होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन का नाम है, ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या किसका नाम है बाबू, ये ग्राफ का नाम है, उल्टा है, उल्टा चलता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन, और मशीन पे जो निकल के आएगा ना ऐसे पेपर पे, उसे हम जो स्क्रीन पे दिखेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखना इसको। चलिए, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड पीप 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 पी। जब मर गया तो पी। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, अगर खत्म हो गया तो हम बोलेंगे पी, एकदम सीधा हो जाएगा लाइन। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को क्या बोला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ईसीजी है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं, जो मतलब पेपर पे आएगा। ईसीजी इज अ ग्राफिकल, देखो ध्यान से, ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, अगर आपको आ गया ईसीजी और आपको फुल फॉर्म में दोनों दिया है, दोनों में से एक टिक करना है, तो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को टिक करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे ईसीजी करवाना है, तो ईसीजी बाबू जो निकल रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों फुल फॉर्म सही है, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर बोथ, लेकिन अगर 2 में से एक चुनना हो तो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चुनेंगे, ठीक, ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। तो क्या है, ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट किस तरह की एक्टिविटी शो कर रही है, उसी का इलेक्ट्रिकल, उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या, ईसीजी। टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर आपको स्टैंडर्ड ईसीजी पता, इसकी ईसीजी चाहिए जैसा आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, तो कह रहा है पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ठीक है ना, 3 लीड्स के द्वारा कनेक्ट होना पड़ेगा उसको। कैसे, 1 to each रिस्ट, दोनों रिस्ट में एक एक, एंड टू द लेफ्ट एंकल, एक कहां पे, लेफ्ट एंकल में। याद रखना 3 लीड्स को, 3 इलेक्ट्रोड्स को लगाने पड़ेंगे उस पेशेंट को, स्टैंडर्ड इसी नॉर्मल ईसीजी के लिए। 2 कहां पे, रिस्ट पे, एक कहां पे, लेफ्ट एंकल पे, याद रखना इसको, ठीक। लेकिन कह रहा है फॉर अ डिटेल, अगर डिटेल इवेल्युएशन चाहिए और ज्यादा, तो हार्ट फंक्शन की और बार जानकारी चाहिए, मल्टीपल लीड्स, कई सारे लीड्स लगेंगे चेस्ट रीजन पे ऑल्सो, ठीक है ना, चेस्ट रीजन पे लगा दो। हियर वी विल टेक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना, ईच पीक इन द ईसीजी आइडेंटिफाई विथ अ लेटर फ्रॉम पी से टी तक हम बात करेंगे। पी वेव represent the electrical excitation or depolarization of the atria which leads to the contraction of the both the atria। याद रखना पहला, एकदम चलो समझा देते हैं अच्छे से। देखो बाबू, ये है पी वेव, ये क्या है, ये है पी वेव।
बाबू जो पी वेव है ये बताता है क्या, ये जो पी वेव है देखो ध्यान से, ये जो पी वेव है ना ये बताता है कि एसए नोड एक्साइट हो चुका है, यानी कि एसए नोड इम्पल्स क्रिएट कर दिया। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एट्रियल सिस्टोल। अब एसए नोड ने जब बाबू इम्पल्स बना दिया तो अब एट्रिया का हो गया सिस्टोल। क्या होगा एट्रिया का, तो एट्रिया के सिस्टोल के लिए हम कह रहे हैं एट्रिया के सिस्टोल तब होगा जब होगा बाबू क्या, डीपोलराइजेशन। क्या होगा, हम ध्यान से, डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया, यानी कि अपना जो भी उसका मतलब जो भी अगर पोलराइजेशन में है तो डीपोलराइजेशन हो, यानी कि जो भी स्टेट में है उसका उल्टा हो जाएगा। तो बोला डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या फिर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ एट्रिया, समझ लेना। तो पी वेव रिप्रेजेंट, याद रखना, इलेक्ट्रिकल, एकदम ध्यान से, एक्साइटेशन ऑफ बोथ एट्रिया, ठीक। एट्रिया सिस्टोल हो गया। अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये देखो यहाँ क्यू यहाँ शुरू हो रहा है, तो क्यू एक लंबा सा, किसे बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, लिखा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना ये जो क्यू आर एस है, यानी कि बोथ एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है उसको पी वेव दिखा रहा है। बोथ वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो वेंट्रिकल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि पूरी बॉडी में पहुंचाना है ब्लड को, तो ज्यादा पीक मिलेगा इसको। तो हम कहेंगे कि इनिशिएशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल सिस्टोल, या तो हम कह दें, या तो हम क्या कह दें, डीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल हो गया। ये क्या था, पी वेव, बोथ एट्रिया का सिस्टोल। ये क्या था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या था, बोथ वेंट्रिकल का सिस्टोल। अब आता है टी वेव। क्या आता है बाबू, अब ध्यान देखना, टी वेव लिखा है टी वेव में। अच्छा एक और चीज लिखा है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यू के जस्ट बाद। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेशन टू नॉर्मल स्टेट। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया एट्रियल सिस्टोल पूरा, ये हो गया पूरा यहां तक क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो है ना ये सिस्टोल किधर की तरफ आ रहा है, डायस्टोल की तरफ। तो टी वेव क्या करेगा, रिटर्न ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स टूवर्ड नॉर्मल स्टेट, यानी कि टूवर्ड हम क्या बोलेंगे इसको, डायस्टोल। टूवर्ड किधर, डायस्टोल। तो टी वेव हो गया, ये टी वेव डायस्टोल की तरफ आ रहा है बाबू, डायस्टोल की तरफ आ रहा है। और लास्ट में एक लाइन बोल दिया तो हम टी वेव कह सकते हैं ना कि रीपोलराइजेशन, फिर से वापस रीपोलराइजेशन। ये क्या था, डीपोलराइजेशन एट्रिया का, ये क्या था, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन। ये क्या होगा, रीपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल्स का। और बोला टी वेव रिप्रेजेंट द एंड ऑफ सिस्टोल। तो इसका मतलब ये सिस्टोल खत्म हो गया, अब डायस्टोल शुरू हो रहा है। तो एंड ऑफ सिस्टोल कौन कर रहा है, अब टी वेव ये भी रिप्रेजेंट, फिर से यहाँ शुरू हो गया पी, फिर यहाँ पे होगा क्यू आर एस। तो ऐसे दिखा रहा है, एकदम सिंपल से इसको देखेंगे। अब देखिए, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट। अगर आपको हार्ट बीट नापना है तो आप कोई भी एक पी देख लो, गिन लो, पी क्यू आर एस टी कोई भी, लेकिन क्यू आर एस थोड़ा लंबा होता है, उसको आसानी से देखा सकता है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गिन के आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट बता सकते हो। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease, hence it is of great clinical significance। तो बाबू अगर किसी का ईसीजी कराओ ना 10 लोग का, तो 10 लोग का एक जैसा सेम जैसा दिखता है, इसका मतलब सबका हार्ट मैक्सिमम सही होता है। अगर कोई भी उसमें क्यू आर एस की ऊंचाई कम हो गई, ठीक है ना, उसका थोड़ा चौड़ाई ज्यादा हो गई, तो इससे हम कह सकते हैं कोई ना कोई दिक्कत होगी। जो हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी, जो आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है हम लोग का डबल सर्कुलेशन। क्या आता है बाबू, यानी कि 2 बार हमारा जो हार्ट है 2 बार बाबू ब्लड को रिसीव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ध्यान समझिएगा क्या है, देखिए ध्यान से। एक बार जो है पल्मोनरी वेन से ब्लड आ गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, फिर दूसरी बार वेना केवा से, यानी कि जो वेन्स थे उनसे आ गया राइट एट्रियम में, 2 बार आया, तो हम बोल दिए क्या, इसको बोल दिए डबल सर्कुलेशन। चलिए ध्यान से देख लेते हैं क्या है ये।
The blood flows strictly by a fixed route through blood vessels, the arteries and veins. Basically, each artery and vein consists of 3 layers and inner lining of squamous endothelium. The tunica intima कहते हैं, middle layer कहते हैं स्मूथ मसल से बना है, इलास्टिक फाइबर tunica media कहते हैं, and an external layer of fibrous connective tissue जो आपको कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, the tunica externa. ठीक है, तो ये याद रखना है कि क्या रखना है, जो बाहर वाला है यानी कि जो अंदर वाला इंटाइमा है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है, एकदम अंदर वाला है, एकदम ध्यान सुनिएगा, जो बीच वाला है वो स्मूथ मसल से बना है और बाबू और इलास्टिक फाइबर से बना है। ठीक है, और उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं उसको? ट्यूनिका मीडिया। और जो बाहर वाला है पतला लेयर वो भी होगा, वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना है और कोलेजन फाइबर से बना है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल। देख लेते हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ये है बाबू वेन और ये है आर्टरी। तो 3 लेयर है, ये बाहर वाला लेयर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, बीच वाले को ट्यूनिका मीडिया। देखो ध्यान से, बाहर होगा एकदम ये वाला, ये क्या है? ये है बाबू ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है मीडिया और अंदर वाला क्या होगा? इंटाइमा। याद रखेंगे 3 लेयर्स होते हैं। ये बाबू वेन है, वेन जो होता है बाबू, वेन बॉडी से वापस ले जाता है ब्लड को, तो धीरे धीरे फ्लो होता है। तो इनके पास बाबू जो इनका वॉल है ना वो पतला होता है, क्योंकि इनको बहुत मजबूती की जरूरत नहीं है। आर्टरी पूरे बॉडी में ले जाती है, काफी प्रेशर झेलती है आर्टरी वेंट्रिकल्स का, तो इनका वॉल क्या होना पड़ेगा? मोटा। तो ऐसे याद कर लेंगे, आर्टरी के जो वॉल्स होते हैं मोटे होते हैं, ल्यूमेन लेस। ल्यूमेन क्या होगा? कम। यहाँ पे ल्यूमेन क्या होगा? ल्यूमेन मतलब जो डायमीटर है, गैप है, वो ज्यादा होगा। ठीक, ये कैपिलरी है बीच में। ठीक है, तो जिसके पास गैप ज्यादा, ल्यूमेन ज्यादा, वो पक्का वेन होगा, और बाबू जिसके पास ल्यूमेन कम, वो आर्टरी होगा। बीच में क्या दिया हुआ है? कैपिलरी। ऐसे याद करेंगे चीजों को। ठीक, नेक्स्ट, एज मेंशन्ड earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery. तो right ventricle से blood कहाँ जाता है? pulmonary artery में, whereas the left ventricle pump blood into the aorta. ठीक है, the deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lungs में जाता है, from where the oxygenated blood is carried out by the pulmonary vein, जो कि वहां से फिर pulmonary vein oxygenated blood ले जाता है लेफ्ट एट्रियम में। This pathway constitute the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillary to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and emptied to the right atrium. ठीक है, कह रहा है जो ये ब्लड है राइट वेंट्रिकल से, इसको ले जाने के लिए आर्टरीज होती हैं, उससे छोटे आर्टरियोल्स होते हैं, उससे भी छोटे कैपिलरीज होती हैं जो टिश्यू के पास ले जाती हैं। फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेता आता है? वेन्यूल्स, वेन्स। ठीक है ना, वेन्स होते हैं, वेन्यूल्स, वेना केवा, ये सब उन्हीं के पार्ट हैं, ब्रांचेज हैं, और उसको खाली कर देते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, फिर से समझिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। डबल सर्कुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डबल सर्कुलेशन ये होता है बाबू सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? देखो ध्यान से बाबू, देखो ध्यान से। लेफ्ट वेंट्रिकल, एकदम घेर रहा हूं उसको, देखना। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? अयोटा में। इसके बाद कहाँ गया? बॉडी पार्ट में। इसके बाद कहाँ गया? वेना केवा में। इसके बाद कहाँ गया? राइट एट्रियम में। इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? कहाँ से? फिर से लिख लो यहीं पे बाबू, ध्यान से देखना। कहाँ से? देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद कहाँ गया? सिस्टमिक आर्टरी, उसके बाद वही एओर्टा, उसके बाद बॉडी पार्ट से कहाँ गया? वो गया वेना केवा से कहाँ गया? राइट एट्रियम। इसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका पल्मोनरी में क्या होगा? पल्मोनरी में देखो ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में। वहां से कहाँ जाएगा? वहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल से शुरू करो। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गया आपका? ध्यान देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। लंग्स से कहाँ पे? पल्मोनरी वेन। लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें बाबू किसका इन्वॉल्वमेंट है? लंग्स का, इसीलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कर रहे हैं और ये पूरे बॉडी में जा रहा है, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। बस सिंपल सा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। चलो,
लिखा है दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द। पूछेगा कौन सा ऐसा सर्कुलेशन है जिसकी वजह से पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है और रिमूवल हो रहा है CO2 और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का, तो बोल देना सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अच्छे से समझना, अ यूनिक vascular connection exists between digestive tract and liver called hepatic portal system. The hepatic portal system carry blood from intestine to the liver before it is delivered to the systematic circulation. ध्यान देखना बाबू, जो आपका इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन में जो ब्लड गया है जब उसके पास से, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए हैं, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी कुछ होते हैं, तो अब उसे लिवर के पास ले जाना है। तो इंटेस्टाइन से लिवर के तक ले जाएंगे ताकि उसे डिटॉक्सिफाई कर सके। तो लिवर तक, इंटेस्टाइन से लिवर तक का जो सिस्टम है ना, जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम, उसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब ब्लड जो है गंदा भले है, लेकिन अब उसको अभी टॉक्सिफाइड है, टॉक्सिक है, अब उसे डिटॉक्सिफाई करेगा लिवर, तब ले जाकर के वेन्स में फिर से मिला देगा। तो इसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood and from the cardiac musculature। चलो ये सब देखें, कोरोनरी वाला जो होता है आगे, ये हो गया, आपने देखा। रेगुलेशन कैसे होता है इसका? रेगुलेशन, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है ना, एकदम इंटरनली रेगुलेट होती है। कैसे? ऑटो रेगुलेटेड, मतलब अपने आप, बाई स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हम अपने हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर बात करें, सिंपली जनरली नॉर्मली, तो ऑटोमेटिकली कहें तो ये कौन, अपने आप ही वो एससी नोड को किसी की जरूरत नहीं होती है, किसी आदेश की, वो अपने आप उसको हमेशा क्या कर चलाते रहता है, इसीलिए हम हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक सेल्फ। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। बाबू, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक बाबू जगह है जहाँ बोलते हैं जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा, नीचे वाला पोर्शन, वो हमारे कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है ऑटोनॉमिकली, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने अनुसार, ऑटोनोमस, इनवॉलंटरी। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया तो हार्ट बीट का, हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है। हमें, क्योंकि हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक कब होता है? इमरजेंसी में, सांप ऐसे सिंपैथेटिक, ऐसे सांप, इमरजेंसी में ये होता है, और हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जल्दी जल्दी हमको ब्लड को बहुत तेज दौड़ाना होगा, तो उस केस में हार्ट बीट, हार्ट रेट सब बढ़ जाता है। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ, जो सब ANS के ही पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही पार्ट हैं, तो इसे हम रिलैक्स मोड में रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे हार्ट बीट को कम कर देगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन को कम कर देगा, और हमारे कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, जो कि बाबू दो होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं? हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। बस खत्म। यहाँ पे डिसऑर्डर की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर, ध्यान से देखना, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये? हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हाई। अगर नॉर्मली 120 और 80 से ज्यादा हो गया है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन दिस मेजरमेंट 120 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर नीचे होता है, ठीक। रेस्टिंग प्रेशर, इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर बार बार 140/90 आ रहा है तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन है। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन और किडनी भी इफेक्ट हो सकती है, याद रखना इसको। तो ये ब्लड प्रेशर की कहानी है। ऊपर हम क्या रखते हैं? नॉर्मल 120 और नीचे 80, इससे ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। 140 और 90 एनसीईआरटी में अंकित किया हुआ है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? ऑफन रिफर टू एज द, इसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। तो मान लो हमारा हार्ट है ये, ठीक है, इसको सप्लाई हो रही है ब्लड, तो इसको कोई, तो ये कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। अगर इसमें कोई, अगर कुछ इसमें कुछ क्लॉट बन गया, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो क्या होता है? अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस। चार लोग हैं, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? जो ल्यूमेन होती है कोरोनरी आर्टरी की, नैरो हो जाती है, और जो हमारा हार्ट है उस पर एडिक्वेट मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या तो एथेरोस्क्लेरोसिस, याद रखेंगे इसको।
एंजाइना, सीने में दर्द. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस. अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल. तो अगर हार्ट मसल में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो बहुत तेज सीने में दर्द, एक्यूट मतलब बहुत भयानक और कम देर के लिए बहुत भयानक, इसे हम बोलते हैं ना एंजाइना पेक्टोरिस. कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इज मोर कॉमन एमंग द, किसी को हो सकता है लेकिन मिडिल एज वाले जो एल्डर जो है बाबू पर्सन उनके लिए कॉमन होता है. इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. अगर ब्लड फ्लो में कुछ दिक्कत आई है तभी ये होता है. तो एंजाइना को हम कहते हैं कि एंजाइना तब होगा जब ब्लड फ्लो आपकी बाधित हो चुकी है. सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. लास्ट में आता हार्ट फेलियर. चलिए देखिए, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड. अगर ब्लड पंप नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे, अभी हम ठीक बताएंगे आपको, तो फेलियर, ब्लड, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर. इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of lung is the one of the main symptom of the disease. चलिए समझिए हार्ट फेलियर क्या होता है. होता क्या है, कभी कभी होता है ना कि आपका जो हार्ट है वो बहुत धीरे से पंप कर रहा है, पुचुक पुचुक, तो सारे ब्लड यहीं रह जाते हैं हार्ट के पास और सब लीक होने लगते हैं लंग्स में, और लंग्स में कंजेशन ऑफ लंग्स, इसीलिए कहते हैं उसको कंजेशन ऑफ लंग्स कहते हैं इसको, कंजेस्टिव लंग हार्ट फेलियर. और पूरे बॉडी में वो पहुंच नहीं पाता. इफेक्टिवली पंप, यानी कि अगर आप अच्छे से पंप नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. तो ऐसे याद रखना, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा तो हार्ट फेलियर हो गया. दूसरा जो टर्म आता है बाबू, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट. अगर आपका हार्ट बीट करना ही स्टॉप हो गया, कुछ भी हुआ, एकदम हार्ट बीट एकदम रुक गई, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर. किसी भी तरह से हो सकता है. और हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. अगर एडिक्वेट, इनएडिक्वेट नॉट इनफ, अगर इनफ नहीं मिला ब्लड तो बाबू आपका मसल्स डैमेज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक. तीनों का मतलब समझिएगा, अगर हार्ट का मसल डैमेज हो गया तो हार्ट अटैक, अगर बाबू इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है तो फेल हो जाओगे, हार्ट फेलियर, और अगर बीट नहीं कर, हार्ट बीट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया. तो ऐसा रखना, अगर तुमको कोई अरेस्ट करेगा तो बीट करेगा, पुलिस मारेगी तुमको तो हार्ट बीट. अगर हार्ट बीट रुक गई, स्टॉप हार्ट बीटिंग, तो हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे फेलियर, सॉरी उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम अरेस्ट. बोलो, पुलिस तुमको अरेस्ट कर ले तो मारेगी पकड़ के, तो उसे बोलेंगे हम, समझ रहे ना. अगर डैमेज हो गया, अटैक, जो तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो डैमेज कर देगा तुमको, तो हम बोलेंगे अटैक. हार्ट अटैक मतलब डैमेज ऑफ मसल्स, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स. और पहला क्या था, हार्ट फेलियर, अगर इफेक्टिवली पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो वो कहेंगे हार्ट फेलियर, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, हर हिस्से में ब्लड नहीं जा रहा. तो ये एनसीईआरटी की एक वर्ड थी. अच्छे से देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, और कमेंट भी अच्छे से करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.